हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग। इसको यदि हम कहें तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। सब इंजीनियर एग्जाम के लिए इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है इसको हम देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनफैक्ट हाईवे इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सब इंजीनियर एग्जाम के लिए। ओके, अब ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या केवल हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं इसमें थोड़ा देख लेते हैं। इसमें एक तो हम पढ़ते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। दूसरा हम पढ़ते हैं रेलवे के बारे में। तीसरा जो हमारा पार्ट होता है ब्रिज, टनल एंड एयरपोर्ट के बारे में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 3 पार्ट होते हैं: हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज, टनल एंड एयरपोर्ट। अब बात करेंगे सर इस एग्जाम में, जो आपके एग्जाम बात कर रहे हैं सब इंजीनियर का, इसमें किस किस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। भैया आपके मध्य प्रदेश के अंदर जो एग्जाम होने वाला है सब इंजीनियर का, इसमें तीनों पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। हाईवे से भी आते हैं, रेलवे से भी आते हैं, ब्रिज, टनल एंड एयरपोर्ट से भी आते हैं। आज हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग की। हालांकि वेटेज के बारे में सबका बता देता हूं मैं, इसके बाद मैं हाईवे इंजीनियरिंग शुरू करता हूं। ओके, तो यदि हम बात करें वेटेज का, तो हाईवे इंजीनियरिंग के जो वेटेज थे अभी 2020 में जो क्वेश्चन आपके पेपर हुए हैं, पहले शिफ्ट में 13 क्वेश्चन आए थे, दूसरे वाले शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए थे। ये आपके केवल और केवल हाईवे की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हाईवे इंजीनियरिंग से इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक शिफ्ट में 13 क्वेश्चन और एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए हुए हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे। यदि हम बात करें आपके रेलवे से, तो रेलवे से आपके रेलवे के 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आए थे और 2 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में आए थे। उसी तरीके से आपका एयरपोर्ट में 5 क्वेश्चन आए थे टोटल, 3 क्वेश्चन पहले वाले शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप देख पा रहे हैं कि रेलवे का भी वेटेज है, ब्रिज, टनल एंड एयरपोर्ट का भी वेटेज है। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, आप सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन सब कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है कि कंप्लीट आपको एयरपोर्ट पढ़ना है। एयरपोर्ट के केवल उस सेगमेंट को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, वेटेज वगैरह क्या था पहले। यदि ऑन एन एवरेज वेटेज देखना है तो हम अभी आपको बता देंगे कि भैया 2016 से 20 तक कितने क्वेश्चन आए थे, वो आपको पता चल जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज आप वेटेज निकाल लेंगे। लेकिन 2018 के बाद से क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है एग्जाम का, 2018 में थ्योरेटिकल थोड़ा आया, 2020 में ज़्यादा थ्योरी आ गई, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग अपने आप प्रिपरेशन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं हाईवे इंजीनियरिंग की। बात क्लियर हो गया ना 2020 में कैसे क्वेश्चन आए थे, मतलब कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे। अब हम बात करेंगे सिलेबस का। सिलेबस आपको मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से चैप्टर इसमें आने वाले हैं। देखिए, इसमें टोटल 5 चैप्टर हम पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत। पहला वाला चैप्टर है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हाईवे का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या प्लान आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे टोटल 16 क्वेश्चन अब तक के आए हुए हैं। हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन, जो रोड में आप एफएफडी कैलकुलेट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन करते हैं, वर्टिकल कर्व डिजाइन करते हैं, स्लोप वगैरह डिजाइन करते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ें किसमें, ज्योमेट्रिक डिजाइन में। टोटल 40 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं। पेमेंट आपके चाहे रिजिड पेमेंट हो चाहे आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, सबका डिजाइन होता है, उससे 15 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाईवे जब अपन बना देते हैं उसमें लोग चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रटिंग होती है, बहुत सारे के फेलियर भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से एक चीज़ साफ साफ नज़र में आ रही है कि जो 5 चैप्टर है, पाँचों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपका ज्योमेट्री डिजाइन वाला चैप्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसे 40 क्वेश्चन आए हुए हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है। तो इनको इनके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। अब बात तो इतनी रही कि सर 5 चैप्टर का इतना वेटेज है, लेकिन किसी पर्टिकुलर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो इस सब्जेक्ट को किस तरीके से हम डील करेंगे उसके बारे में तो बताएंगे अभी आपको। आपको पता चलेगा कि वेटेज वगैरह। अब हम बात करेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हमारा तरीका रहेगा कि मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं
उसके बेसिस पे हम टॉपिक डिसाइड करेंगे। टॉपिक को डिसाइड करने के बाद उन टॉपिक को बहुत अच्छे से करेंगे। करने के बाद क्या करेंगे, एमपी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी जेईई क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, इस तरीके से हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले चैप्टर को। पहला वाला चैप्टर क्या है, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आपको वहाँ कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा। अभी हमारा जस्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करवाई जाएंगी। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, इतनी ज़्यादा वैकेंसी जो आई हुई है आपके एग्जाम के लिए, तो भैया आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, फिर भी इस लेक्चर को आप देख लीजिए, आपको आइडिया तो लग जाएगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, किन क्वेश्चंस को करना है। ओके, पहला वाला चैप्टर की बात करते हैं, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हाईवे का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से प्लान आए थे, ये पहला वाला चैप्टर है। तो भैया पहले वाले चैप्टर के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन टॉपिक को मैं यहाँ लिखा हूँ और उन टॉपिक को पढ़ने वाला हूँ। पहला वाला टॉपिक यही रहेगा, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। दूसरा रहेगा इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, कौन कौन सी रिकमेंडेशन आई थी। तीसरा टॉपिक रहेगा आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड पैटर्न, कितने टाइप के रोड पैटर्न होते हैं उनको भी हम जानेंगे। ओके, इसके बाद आपको जो फोर्थ टॉपिक है कि जब अपन हाईवे बनाते हैं तो कौन कौन से सर्वे करने होते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे टू डिसाइड लोकेटिंग ऑफ हाईवे, जब आप हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन कौन से सर्वे आपको करने होते हैं। अगला पांचवा टॉपिक रहेगा अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत सारे आपकी हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, रोड वगैरह से उनके बारे में लिखवाएंगे आपको बहुत अच्छे से। फिर यदि हम सारे फैक्ट पढ़ लेंगे, पांचों टॉपिक को पढ़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एमपी सब इंजीनियर के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो 2016 से 2020 तक के आए हुए हैं। इन सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम करेंगे। तो आपको पता चल गया कि जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर 1 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको आइडिया लग गया ना। अब इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो बन जाएंगे, जो क्वेश्चन आने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, है ना, जो डेटाबेस हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गई चीज़ें ना कि सिलेबस वगैरह कैसे है। पहले तो हाईवे के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद हाईवे के ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, ट्रैफिक के बारे में पढ़ेंगे, पेमेंट डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, और हाईवे के मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला वाला चैप्टर आपका क्या है, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। हाईवे का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन से प्लान आए थे, उसके बारे में देखेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा थ्योरी मैं आपको नहीं बताने वाला, केवल उतनी ही थ्योरी बताऊंगा जिससे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएं। तो घबराइए नहीं, पहला वाला चैप्टर तो बेस तो बनाना पड़ेगा ना, तभी कंप्लीट हाईवे की आपको फीलिंग आएगी कि हाँ हाईवे में चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले जब बहुत साल पुरानी बात है कि पहले रोड तो बनी ही नहीं थी, पहले हाईवे का निर्माण हुआ नहीं था, तो लोग क्या करते थे, लोग पैदल चलते थे। लोग क्या करते, मैं आपको थोड़ा यहाँ बताता हूँ। लोग क्या करते, पैदल चलते थे। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है लोगों को, तो लोग क्या करते थे, पैदल जाते थे। जब ये पैदल जाते तो हुआ क्या कि पैदल जाते जाते जो यहाँ का जो चारा ओरा होता है ना, घास फूस, ये सब सूख जाता, एक रास्ता बन जाता था। इस रास्ता को यूज करके वो जाते थे। फिर बाद में पता चला कि जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा, हमें पैदल ट्रैवल करना पड़ता है। दूसरी बात, इसमें जो आप सामान लेंगे तो अपने सामान को सर पे रख के पैदल चलना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तो उस टाइम पे उन्होंने कार्ट व्हील का आविष्कार किया। कार्ट व्हील, पहिया, ये पहिया का आविष्कार किया। पहिया आविष्कार करने के बाद इस पहिए पे क्या करते ना, पहिए पे जैसे बैलगाड़ी बना लेते थे ना, कार्ट व्हील, बैलगाड़ी के थ्रू लेके जाते थे। बरसात में पानी गिरता, फिर जो आपके पहिया था, पहिया क्या होता, ज़मीन में गड़ जाता, खच जाता, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो बाद में इनको पता चला कि नहीं नहीं, हमें जो सरफेस है उस सरफेस को मजबूत करना पड़ेगा। तो सरफेस मजबूत करने के लिए नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, भैया, तब भी प्रॉपर तरीके से वो नहीं चल पा रहे थे, पानी उसके अंदर भर जाता। फिर उन्होंने कुछ दिमाग लगाया आने वाले टाइम पे कि नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि जो पानी गिरता है बरसात में, वो पानी आपके सरफेस पे रह ही ना जाए, पानी निकल जाए। तो फिर आविष्कार हुआ आपका हाईवे का। हाई प्लस वे, दो शब्दों से मिलकर बना है आपका हाईवे। हाई प्लस वे, हाई मतलब क्या होता है, ऊंचा, वे मतलब रास्ता, ऊंचा रास्ता। आप देखेंगे हाईवे का क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका मान लो, ये आपका क्या है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होगा,
तो एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से इतना ऊपर आपका हाईवे रहता है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से इतने हाइट पे आपका हाईवे रहता है, लेट सपोज एच हाइट है। इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर फिलिंग होती है, अलग अलग लेयर से क्या होती है, फिलिंग होती है। इसके ऊपर आपका पेमेंट बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, पेमेंट सरफेस बनाया जाता है जहाँ व्हीकल वगैरह चलते हैं, ठीक है। तब एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से इतने ऊपर हाईवे बनाया जाता है, हाई प्लस वे, ऊंचा रास्ता। अब इसको जब बनाते तो एक बात को ध्यान में रखा जाता है कि ये जब बनाएं अपन, तो ये जो हाई फ्लड लेवल होता है HFL, किसी भी सिविल इंजीनियरिंग का जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो हमें ध्यान दिया जाता है कि जैसे आप रोड बना रहे हैं तो आपको हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनाना है, हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनाना है। हाई फ्लड लेवल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में यदि वर्षा होती है, बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने से मैक्सिमम कितना पानी आ सकता है, तो हम वो उसे देखते हैं और उससे ऊपर अपना पेमेंट बनाते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, मान लीजिए हाई फ्लड लेवल ऊपर है, पेमेंट सरफेस नीचे, तो पानी भर जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं पाएगा। तो हमेशा हाई फ्लड लेवल से ऊपर बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हाई फ्लड लेवल से ऊपर क्यों बनाया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्लान आए थे रोड को बनाने के लिए, किस तरीके से रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखिए, जब अपन क्या किए ना, जब ऊंचा बना दिए, इस तरीके से बनाते, तो ऐसे जो पानी है आपका ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्लो हो बह जाता था, ट्रांसफर डायरेक्शन में बह जाता है, ऊपर कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको अच्छे से हम बताएंगे, ज्योमेट्री डिजाइन में कैम्बर प्रोवाइड करते थे और पानी बह जाता था। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व हो गई हाईवे बनाने से, हाईवे बनाने से। तो हम देखेंगे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में किस तरीके से हाईवे का डेवलपमेंट हुआ। क्रोनोलॉजिकल आर्डर टू डेवलपमेंट है हाईवे। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है कि इतिहास से लेकर के अब तक रोड का निर्माण किस किस तरीके से हुआ है, उनके नाम, उनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो इनके आप नाम जान लीजिए, आपके सब इंजीनियर में सफिशियंट रहेगा। पहला आपका था रोमन रोड, दूसरा था टेरफाग्योट रोड, मेटकाप रोड, टेलफोर्ड रोड, मैकेडम रोड। ये आपको पांचों नाम इंपॉर्टेंट है आर्डर से, आपको पूछ सकता है आर्डर में। तो रोमन रोड, टेरफाग्योट रोड, मेटकाप रोड, टेलफोर्ड रोड, मैकेडम रोड, इन पांचों रोड के बारे में पता होना चाहिए, क्रम से पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इनको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हुआ है, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में हम आपको थोड़ा जिक्र कर देते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है और इस कम टाइम के अंदर आप लोग केवल वो पॉइंट पढ़ेंगे जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इतना भी नहीं, फीलिंग आएगी सारी चीज़ों की, डोंट वरी अबाउट इट। नोट करके मैंने दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि जब देखिए पहले क्या हुआ था कि जब ये रोमन भाई थे, रोमन भाई ने रोड बनाई थी ना, तो पहले इन्होंने कोई फ्लोप नहीं दिया था, कोई स्टार्टिंग में फ्लोप नहीं दिया था। नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, नीचे बड़े बड़े पत्थर रख दिए थे, साइड में कर्व स्टोन प्रोवाइड किए, बड़े बड़े पत्थर रख के रोड बनाए थे। चलो मैं यहाँ बताऊँगा नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए नोट का। In Telford construction, the finished surface layer of the pavement is given graph slope 1 in 45। जब टेलफोर्ड ने रोड बनाई तो जो आपका पेमेंट की सरफेस थी, पेमेंट की सरफेस का जो स्लोप रखा, लेट सपोज इस तरीके से कुछ रोड बनाई होगी टेलफोर्ड ने, इस तरीके से कुछ रोड बनाई होगी, स्टोन रहा होगा, है ना, इस तरीके कुछ बड़े बड़े स्टोने भी रखे थे, या फिर लेयर बनाई रही होगी। तो इन्होंने जो स्लोप दिया था, है ना, जो स्लोप दिया था, जस्ट मिनट, जो मटेरियल वगैरह बिछाए होंगे, जो फ्लोप दिए थे लोग, कुछ इस तरीके फ्लोप दिया होगा। ये फ्लोप कितना था, 1/45 का, कितना था, 1/45 का। तो इम्पोर्टेंट है कि टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में जो फिनिश्ड सरफेस लेयर थी, टॉप सरफेस लेयर की बात है, उसमें जो फ्लोप दिया गया था 1/45 का, कितना, 1/45 का, इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका जो मैकेडम कंस्ट्रक्शन हुआ था, मैकेडम कंस्ट्रक्शन में जो फ्लोप दिया गया था 1/36 का, पेमेंट की सरफेस का जो फ्लोप दिया गया था 1/36 का। मैकेडम भाई ऐसे पहले आदमी थे, है ना, ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया कि जो आप फाउंडेशन में बड़े बड़े पत्थर रखते हैं ना, उसका कोई यूज नहीं है, बड़े बड़े पत्थर रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप पत्थर को या फिर मटेरियल को इस तरीके से यूटिलाइज करो जिस तरीके से उसमें लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो किसने बताया था, मैकेडम ने बताया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। ये लिखा हुआ है कि जॉन मैकेडम वाज द फर्स्ट पर्सन हु put forward a concept which is suggested that heavy foundation stone are not required at all the bottom layer of road with subgrade cross slope। वही तो मैकेडम ने बताया कि बड़े बड़े पत्थर रखने से कोई मतलब नहीं है, आप क्या करिए ना, उस तरीके से कुछ करिए काम
उस तरीके से आप मटेरियल को लेयर बाय लेयर पुट करना है, जिस तरीके से लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे गाइज आप देखते होंगे कि जैसे रोड पे जब व्हीकल चलता है तो सबसे ज़्यादा लोड किस पर आता है, टॉप मोस्ट लेयर पर आता है, टॉप लेयर पे आता है। तो आपको टॉप लेयर को मजबूत बनाना है, टॉप लेयर को। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाती है। जब नीचे बढ़ने से स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है तो नीचे बहुत हैवी मटेरियल, बहुत स्टिफनेस मटेरियल रखने की क्या ज़रूरत है। ये किसने बताया था, जॉन मैकडम ने बताया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों ध्यान में रखिएगा। स्लोप के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन तो 1 in 45, मैकडम में पूछेगा तो आपको 1 in 36 ध्यान में रखना है। अच्छा, जो टेरिफागुएट कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, इसमें जो आपकी थिकनेस थी सरफेस लेयर की कितनी थी, 30 सेंटीमीटर की थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा, 30 सेंटीमीटर की थी। अब जो अभी वर्तमान में जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जो हाईवे का निर्माण हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, टेलफोर्ड एंड मैकडम ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी के बेसिस पे मॉडर्न हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, मॉडर्न हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट थे, आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे कि जब हाईवे का निर्माण, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस तरीके से हाईवे का निर्माण किया, मतलब क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के अंदर, भारत देश के अंदर किस किस तरीके से रोड का निर्माण हुआ, बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। भारत सरकार नहीं कहेंगे क्योंकि पहले ब्रिटिश की सरकार थी, है ना, अंग्रेज लोग रहते थे अपने देश में, तो फिर टाइम से रोड का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में देखेंगे। तो वही अपना हेडिंग बना लीजिए, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। हुआ क्या था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद हमें पता चला, कि भैया रोड का निर्माण कैसे करना है, रोड का निर्माण कैसे करना है। कि अब रोड का निर्माण कैसे करना है, क्यों पता चला, एक्चुअल में जब कोई युद्ध होता है ना तो बहुत ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हमें कब खुलता है भाई, हमारी दिमाग कब चलती है, जब हमें नीड होती है उस चीज़ की, ठीक है। कोई आविष्कार कब होता है, जब हमें आवश्यकता होती है। तो उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद हमें लगा कि नहीं, रोड का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो क्या किया, जो सरकार थी उस टाइम पे, सरकार ने एक कमेटी बैठाई 1927 में, सरकार ने कमेटी बैठाई 1927 में रोड के डेवलपमेंट के लिए। और उसके जो प्रमुख थे, जो चीफ थे, जयकार साहब थे, MR जयकार। तो इसलिए फिर क्या बोला जाता है, रिकमेंडेशन। आपने पढ़ा होगा रिकमेंडेशन ऑफ जयकार कमेटी। तो मेरी स्टोरी को ध्यान समझिएगा, सारी स्टोरी में सारी हाईवे में आपको सिखा दूंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार होने के बाद पता हमें लगा कि रोड की कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। तो रोड की कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया, एक कमेटी बनाई, जयकर कमेटी बनाई। जयकर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसके जो प्रमुख थे जयकर साहब थे। कब बनाए थे, 1927 में, ठीक है। अब 1927 में जयकर कमेटी बन गई। अब इसके बाद जयकर कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला आपका रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ जयकर कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। जो रोड का डेवलपमेंट होगा हमारे देश के अंदर, हमारे नेशन के अंदर जितने भी राज्य हैं ना, उसमें सबका इंटरेस्ट होगा, पूरे नेशन का इंटरेस्ट होगा। कोई पर्टिकुलर राज्य के बेस पे रोड नहीं बनेगा, पूरा नेशन का इंटरेस्ट उस पर होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कि भैया जब आप रोड का डेवलपमेंट करेंगे तो रोड के डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा। तो जो पेट्रोल होता है, जो डीजल होता है, उस पर उन्होंने टैक्स लगाए। क्या किया, टैक्स लगाए। अब जो टैक्स से पैसा आएगा ना, जो टैक्स से पैसा आएगा वो रोड के डेवलपमेंट में दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने एक क्या बनाया, संस्था बनाई थी, CRF, सेंट्रल रोड फंड। सेंट्रल रोड फंड कब बनाई थी, 1929 में। 1927 में जयकर कमेटी आई, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि भैया रोड बनाना है तो पैसा चाहिए होगा। तो रोड के डेवलपमेंट के लिए पैसा कैसे आएगा, जनता से लेना है, तो जनता डायरेक्ट पैसा देगी नहीं, तो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से पैसा लेना शुरू कर दिए। और ये कौन लेता था, सेंट्रल रोड फंड, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1929 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। तीसरी बात यह है कि जो तीसरा रिकमेंडेशन क्या था, कि अब जब रोड कोई बनेगी तो उसमें बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। अब एस्पेक्ट के बारे में कौन डिस्कस करेगा, उन्होंने एक एडवाइजरी बॉडी बनाई, और वो थी सेमी ऑफिशियल, मतलब गवर्नमेंट न थी ना तो प्राइवेट थी, मतलब कुछ गवर्नमेंट के लोग थे, कुछ प्राइवेट के लोग थे, तो सेमी गवर्नमेंट टाइप की बन गई, ठीक है।
और ये जो बॉडी बनी थी एडवाइजरी बॉडी, इसका काम क्या था? इसका काम था कि एडवाइज करेगी, है ना, एडवाइज करेगी रोड कैसे कैसे बनाना है। इसको बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस आप पढ़ते हैं कि एज पर इंडियन रोड कांग्रेस फोल्डर की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस कैरेजवे की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो यही काम करता है कौन? इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि सेमी मतलब क्या है, सेमी गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट है ना तो प्राइवेट है, सेमी टाइप का है। 1934 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखिए 1927 में जयकर कमेटी, 1929 में सेंट्रल रोड फंड और 1934 में इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है। अब जब रोड बनेगी तो उसमें रिसर्च भी इम्पोर्टेंट है ना, रिसर्च होना भी इम्पोर्टेंट है। तो रिसर्च के लिए एक अलग से संस्था बनाई गई, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना हुई 1950 में। 1950 में क्री बोलते हैं, क्री 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 सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। रोड के डेवलपमेंट के लिए रिसर्च होना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कब बनाया गया? 1950 में, 1950 में। क्लियर है चीज़ें? ओके। अब इसी जयकर कमेटी ने कहा कि भैया जो हम रोड बनाएंगे ना, हमारा छोटा मोटा विजन नहीं, हमारा बहुत बड़ा विजन है, हमारा बहुत बड़ा प्लान है। हम क्या करेंगे ना, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे 20-20 साल के प्लान को, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे 20-20 साल के प्लान को। तो जयकर कमेटी ने कहा हमारा जो प्लान होगा लॉन्ग टर्म प्लान होगा, 20 ईयर हम प्लान देंगे। और 3 प्लान दिए थे, कौन कौन से? नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, ये 3 प्लान दिए थे जयकर कमेटी ने। इनके बारे में अच्छे से अभी हम देखने वाले हैं। तो आई होप आपको रिकमेंडेशन समझ में आ गया होगा। मैं क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जयकर कमेटी की स्थापना 1927 में हुई। जयकर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि भैया जो रोड बनेगी उसमें पूरे देश का इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं भाई, रोड के निर्माण के लिए पैसा चाहिए होगा, तो सेंट्रल रोड फंड की स्थापना हुई 1929 में। ठीक है, 1929 में। फिर उन्होंने बताया कि भैया कुछ एडवाइजरी बॉडी बनानी पड़ेगी, तो इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना हुई 1934 में। फिर रोड के रिसर्च करना पड़ेगा, तो क्री की स्थापना हो गई 1950 में। ठीक है, तो रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब जो 3 प्लान दिए थे, इन तीनों प्लान के बारे में अच्छे से जानने से पहले कुछ और 1-2 फैक्ट है उनको जान लेते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? 1939 में। मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1939 में। ठीक है, जो कि रिवाइज हुआ था 1988 में। इसके अंतर्गत सारे ट्रैफिक रूल दिए गए हैं, किस तरीके से रोड में चलना है, किस तरीके से वाहन चलाना है, यदि आप ऐसा नहीं चलाएंगे तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, एवरीथिंग गिवन है। किसमें? आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, जो बना था 1939 में, रिवाइज हुआ 1988 में, जो कि अब तक चल रहा है, जो कि अब तक चल रहा है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 3 रोड प्लान दिए थे कौन? जयकर साहब ने, उसके बारे में। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपन ना, फ़ैन को बंद करके रिकॉर्ड करते हैं, और इसको मेरे को सर्वाइव करना पड़ रहा है। बट कोई नहीं, आप एग्ज़ाम निकालिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अब कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट आ रहा होगा, इनमें से क्या इंपॉर्टेंट? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी टू दी पॉइंट ही हमें इसमें पीपीटी में लिखे हुए हैं, इसलिए पहले से लिखेंगे, लिख लिख के पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम सेव होना चाहिए। और इसकी जो पीडीएफ है अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। ये प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक साल क्वेश्चन आते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, पहले कॉलम में मैंने फीचर के बारे में लिखे हुए हैं, तो फिर दूसरे कॉलम में पहले प्लान के बारे में, फर्स्ट 20 ईयर प्लान, सेकंड 20 ईयर प्लान और थर्ड 20 ईयर प्लान। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है, अब जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान आया था आपका 1943 से 1963 के बीच में आया था। मैं पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ओके, 1943 से 1963 तक प्लान चला था, 1943 से 1953 तक। फिर जो दूसरा प्लान आया था, सेकंड 20 ईयर प्लान आया था 1961 से 1981 तक चला था। तीसरा 20 ईयर प्लान आया था 1981 से 2001 तक। ठीक है, इनके ईयर इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक डाउट आएगा, सर 1943 से लेकर के 1963 तक ये प्लान था, लेकिन 61 में कैसे स्टार्ट हो गया? भैया जो आपका पहले वाला प्लान आया था ना, पहला वाला फर्स्ट 20 ईयर प्लान, जिसे नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं,
तो नागपुर रोड प्लान में जो टारगेट किया गया था उस टारगेट को बहुत ही कम टाइम के अंदर 2 साल पहले ही अचीव कर लिया गया था, है ना। फर्स्ट 20 ईयर प्लान इज नोन एज नागपुर रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत जो रोड बनाने का टारगेट रखा गया था वो टारगेट आपका 1961 में ही अचीव हो गया, 1951 में। इसलिए इसके बाद आपका दूसरा प्लान 1951 से स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बिफोर 2 ईयर्स ऑफ शेड्यूल इन 1951। एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट था जो आपके शेड्यूल टाइम से 2 साल पहले ही अचीव कर लिया गया। इम्पोर्टेंट है। अब जो फर्स्ट 20 ईयर प्लान था उसका नाम क्या था, उसे बोलते हैं नागपुर रोड प्लान। क्या बोलते हैं? नागपुर रोड प्लान, NRP। सेकंड 20 ईयर प्लान को बॉम्बे रोड प्लान, BRP। तीसरे को बोलते हैं लखनऊ रोड प्लान, LRP। क्लियर है। हमारे साथ याद करिए 1943 से 1953, 1951 से 1981 और 1981 से 2001। NRP, BRP, LRP इनका नाम था। अब तीसरा फीचर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अलाउंस। जो आपका नागपुर रोड प्लान था, जब इसमें रोड बनाई गई तो डेवलपमेंट ऑफ अलाउंसेस कितने परसेंटेज रखे गए थे? 15%। अब ये किस चिड़िया का नाम है सर? देखो, जब आप रोड बनाते हैं तो आपने पहला लेन बना दिया। अब फ्यूचर में जब डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे जब पब्लिक बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ लेन्स बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो जो नंबर ऑफ लेन्स बनाएंगे एक्स्ट्रा आप, उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल ज़मीन का 15% साइड में भी रखा। ये आपका होता है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट ऑफ अलाउंसेस मतलब होता है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो नागपुर रोड प्लान में 15% रखा गया था, बॉम्बे रोड प्लान में 5%, एंड आपको जो लखनऊ रोड प्लान था इसमें 0 था, बिल्कुल भी नहीं था। जो बचा कुचा था वो भी ख़त्म हो गया था। तो 15%, 5% और इसमें नील। ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट नागपुर रोड प्लान था, नागपुर रोड प्लान में क्या एक्सप्रेस वे बनाई गई थी? नहीं भैया, इसमें एक्सप्रेस वे का निर्माण ही नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर नील लिखा हुआ है। नागपुर रोड प्लान में एक्सप्रेस वे बनाई नहीं गई थी। आपके जो बॉम्बे रोड प्लान था उसमें 1600 किलोमीटर की बनाई गई थी, और आपका जो लखनऊ रोड प्लान है उसमें 2000 किलोमीटर की एक्सप्रेस वे बनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एच पर नागपुर रोड प्लान लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे, तो भैया बनाई ही नहीं गई तो किस बात की लेंथ होगी? नागपुर रोड प्लान लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वे एज पर लखनऊ रोड प्लान, तो हम बता सकते हैं 2000 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखना है। जो रोड बनी थी नागपुर रोड प्लान के अंतर्गत वो किस तरीके किस पैटर्न में थी? स्टार ग्रिड पैटर्न में। बॉम्बे रोड प्लान भी स्टार ग्रिड पैटर्न में था, और आपका लखनऊ रोड प्लान भी स्टार ग्रिड पैटर्न में था। तीनों किस पैटर्न में थे? स्टार ग्रिड पैटर्न में। ठीक है। अच्छा, नागपुर रोड प्लान में जो रोड का क्लासिफिकेशन हुआ है वो आपका जनरली कितने टाइप से? 5 टाइप से हुआ है। नेशनल हाईवे जिसको NH बोलते हैं, स्टेट हाईवे FH बोलते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR बोलते हैं, और विलेज रोड को VR बोलते हैं। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि भैया नागपुर रोड प्लान में जो रोड का क्लासिफिकेशन हुआ 5 टाइप से, NH, FH, MDR, ODR, VR। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर रोड और विलेज रोड। इम्पोर्टेंट है। अब जो बॉम्बे रोड प्लान में रोड क्लासिफिकेशन हुआ था वो एज पर नागपुर रोड प्लान ही हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ सेम क्लासिफिकेशन इज नागपुर रोड प्लान। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और आपका विलेज रोड। जो आपका लखनऊ रोड प्लान था, लखनऊ रोड प्लान में जो रोड क्लासिफिकेशन है 3 टाइप से डिवाइड किया गया था। पहला आपका प्राइमरी था, फिर सेकेंडरी था, फिर टर्सरी था। प्राइमरी के अंतर्गत जो रोड आती थी आपकी एक्सप्रेस वे आती थी और नेशनल हाईवे। एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। एक्सप्रेस वे को हम बोलते हैं फ्री वे। क्या बोलते हैं? फ्री वे। फ्री वे बोलते हैं एक्सप्रेस वे को। ठीक है। तो प्राइमरी में एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे। आपका जो सेकेंडरी था, सेकेंडरी में स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और टर्सरी में अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो जो मैंने फीचर बताए अभी आपको, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि जो 3 20 ईयर प्लान थे, इन 20 ईयर प्लान में अलग अलग प्लान थे, बॉम्बे, लखनऊ और आपका नागपुर। इनके फीचर के बारे में आपको अच्छा सा आइडिया लग गया। इनके फीचर के बारे में आपको अच्छे से आइडिया लग गया है। इन पॉइंट को नोट कर लेना। अच्छा, इस टेबल में मैंने एक पॉइंट लिखा नहीं कि क्या क्या टारगेट था, कितने किलोमीटर रोड बनाने का किस ईयर में प्लान किया गया था, उसको भी हम इस टेबल में आपको अच्छे से लिखवा देते हैं। ठीक है, इस टेबल में आपको अच्छे से लिखवा देते हैं। वो ये था कि आप इसको कहीं पर लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। चलो यहाँ पब्लिक, जो आपका ये नागपुर रोड प्लान था, नागपुर रोड प्लान था, नागपुर रोड प्लान में जो रोड बनाने का लक्ष्य रखा गया था कि पूरे देश के अंदर 16 किलोमीटर की रोड रहेगी 100 किलोमीटर डेंसिटी पर, 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर 16 किलोमीटर की रोड रहेगी। ठीक है, और इसमें आपका रखा गया था बॉम्बे रोड प्लान में कि 32 किलोमीटर की हमें रोड बनाना है हर 100 किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में। ठीक है, थर्ड 20 ईयर प्लान में रखा गया था लक्ष्य कि हमें बनाना है 82 किलोमीटर की रोड आपका 100 किलोमीटर एरिया के रिस्पेक्ट में। 16, 32 और 82, 16, 32, 82 इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गई ना तीनों रोड प्लान के बारे में? बहुत सिंपल है। एक बार आप क्या करना ना, एक कॉपी पे टेबल बना के फटाफट फटाफट लिख लेना, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, कि नागपुर में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, लखनऊ में क्या है, तीनों दोस्त हैं, दोस्त के बारे में फ्यूचर जानना है और क्या। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ईयर है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि जयकर कमेटी की स्थापना कब हुई थी, 1927 में। ठीक है, फिर सेंट्रल रोड फंड कब बना था, 1929 में। इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1934 में। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था, 1939 में। क्री सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1950 में। नेशनल हाईवे एक्ट कब आया था, 1956 में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, 1960 में। ठीक है, अगला है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में NHAI, NHAI फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है कि जो नेशनल हाईवे होती हैं, क्या होती है नेशनल हाईवे, नागपुर क्लासिफिकेशन में पढ़े हैं, अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, एक काम होता है NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कब हुई थी, 1988 में। तो इम्पोर्टेंट ईयर के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट ईयर के बारे में पता होना आपको ज़रूरी है। अब हम बात करें कि आप जो ईयर पढ़े हैं, आप जो रोड का क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, इनके बारे में जान लेते हैं। इनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। अच्छा बताइए, नेशनल हाईवे क्या होती है? देखो, नेशनल हाईवे नाम से स्पष्ट है कि ये क्या करेगी, पूरे देश के अंदर जो अलग अलग राज्य होते हैं, अलग अलग स्टेट की जो कैपिटल होती है, उन कैपिटल को कनेक्ट करेगी, उन कैपिटल को कनेक्ट करेगी। तो समझते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि नेशनल हाईवे का काम क्या होगा, अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करना। अलग अलग राज्यों को कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो उनके कैपिटल्स होंगे, उन कैपिटल को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। साथ के साथ मान लो ये आपका मध्य प्रदेश है, ये आपका है राजस्थान, ये आपका छत्तीसगढ़, ये आपका बिहार, तो इनको तो कनेक्ट कर लेगी। इनके मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजस्थान के जयपुर, है ना, बिहार के पटना और छत्तीसगढ़ की रायपुर, इन सभी कैपिटल को कनेक्ट कर लेगी। कैपिटल को कनेक्ट करेगी, साथ के साथ इस मान लो आपके यहाँ कौन सा मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत सारे क्या है, इंडस्ट्रियल, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल लोकेशन है, एरिया है, उनको भी कनेक्ट करेगी। तो नेशनल हाईवे का काम होता है कैपिटल को कनेक्ट करना, और उस स्टेट में कोई मान लो लार्ज इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको कनेक्ट करना, कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है उसको कनेक्ट करना। ठीक है, साथ के साथ मान लो स्ट्रेटजिक मूवमेंट होता है, जब युद्ध वगैरह होते हैं तो उस लोकेशन को भी कनेक्ट करना। तो नेशनल हाईवे के बारे में आपको क्लियर हो गया। नेशनल हाईवे का काम क्या होता है, कैपिटल्स को कनेक्ट करना और उन स्टेट के इंडस्ट्रियल लोकेशन को कनेक्ट करना, टूरिस्ट प्लेस को कनेक्ट करना, और स्ट्रेटजिक जब युद्ध होता है कोई, है ना, उन युद्ध के आसपास का जो एरिया है उसको रोड से कनेक्ट करवाना, ये क्या होता है, नेशनल हाईवे। ये क्या होता है, नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे जब टाइप ही रहता है, स्टेट हाईवे में क्या होता है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी प्रॉपर करवाना। ठीक है, स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनका प्रॉपर कनेक्टिविटी करवाना। दूसरा काम क्या होता है कि स्टेट हाईवे का काम क्या होगा, जो अदर स्टेट के अंदर जो अदर स्टेट के अंदर जो नेशनल हाईवे है उनसे अपने स्टेट को जोड़ना, उनसे अपने स्टेट को जोड़ना। ये क्या होता है, स्टेट हाईवे में साथ साथ डिस्ट्रिक्ट के जो हेड क्वार्टर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखना, डिस्ट्रिक्ट के जो हेड क्वार्टर होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके रखना।
ये क्या होता है, स्टेट हाईवे में होता है। फिर अगला होता है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड में कुछ नहीं, सिंपल सा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोकेशन होते हैं उनको कनेक्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोकेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट मान लो टाउन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट रोड में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दूसरा होता है माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर कनेक्ट कर देते हैं। माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड में तहसीलों कनेक्ट कर देते हैं, आसपास के टाउनों कनेक्ट कर देते हैं, जिसको अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी बोलते हैं, ODR भी बोलते हैं। विलेज रोड या फिर रूरल रोड। विलेज रोड में क्या होता है, विलेज की प्रॉपर कनेक्टिविटी होती है। मान लो वहाँ कोई टेम्पल है, कोई चर्च है, कोई धर्मशाला है, उन सब की कनेक्टिविटी करवा देते हैं, उन सब की प्रॉपर कनेक्टिविटी करवाते हैं विलेज रोड के अंतर्गत। अगला आपका आता है एक्सप्रेस वे या फ्री वे। एक्सप्रेस वे और फ्री वे क्या होता है, देखो एक्सप्रेस वे और फ्री वे क्या होता है, एक्सप्रेस वे का नाम ही फ्री वे होता है। आराम से अपनी गाड़ी चलाएंगे, बहुत अच्छी स्पीड इसमें लागू रहती है। एक्सप्रेस वे इज अ रूप ऑफ नेशनल हाईवे, बट इसमें क्या होता है ना, डिजाइन स्पीड का अलग अलग लोचा होता है। इसके अंदर जो इनर लेयर होती है, ये आपको मान लो इनर लेयर है, इसमें डिजाइन स्पीड मैक्सिमम रखेंगे, बाकी के आउटर लेयर में मिनिमम रखते हैं, मिनिमम रखते हैं। तो एक्सप्रेस वे एक ऐसा वे होता है जहाँ व्हीकल की स्पीड अच्छी काफ़ी होती है, बीच में केवल चलेंगे तो एक्सप्रेस वे के वाहन चलेंगे। एक्सप्रेस वे के अंदर जो वाहन चलेंगे वो फिक्स एरिया वाले होते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, बीच में मुड़ना नहीं है, ऐसे वाहन ही एक्सप्रेस वे में चलते हैं, ठीक है। जबकि आउटर लेन में कोई व्हीकल यहाँ से जाए इधर चला जाएगा, इधर से आ रहा है इधर चला जाएगा, तो जाने का कुछ रहता है। लेकिन एक्सप्रेस वे में वही वाहन ट्रेवल करते हैं जो लंबी यात्रा करते हैं, लंबी दूरी ट्रेवल करते हैं, और इसमें कुछ बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता कि आप वाहन को रोक देंगे, है ना, वाहन को रोक देंगे, ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। यदि आपको कुछ और पढ़ना है एक्सप्रेस वे के बारे में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका क्या है, आपका एक्सप्रेस वे है, ये आपका क्या है, एक्सप्रेस वे। ये क्या है गाइज, एक्सप्रेस वे है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए, एक्सप्रेस वे क्या होता है, एक ऐसा वे होता है जहाँ स्पीड मैक्सिमम रखी जाती है एज कम्पेयर टू आउटर लेन, मतलब इनर लेन में स्पीड जिसमें ज़्यादा रखी जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, प्रॉपर गाड़ी स्मूथली चलती है, उसे बोलते हैं एक्सप्रेस वे। क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस वे बोलते हैं। तो यही चीज़ मैंने नोट करके लिख दी है। जनरली द इनर लेन ऑफ रोड इज प्रोवाइडेड फॉर मैक्सिमम डिजाइन स्पीड एंड द आउटर लेन विद द लिफ्ट। कि जो आउटर लेयर होती है उसमें डिजाइन स्पीड कम होती है, लेकिन अंदर के लेयर में डिजाइन स्पीड ज़्यादा रखी जाती है, ठीक है। आउटर लेन में केवल वही व्हीकल चलते हैं जिनकी जर्नी शॉर्ट टर्म होती है, लोकल व्हीकल होते हैं, ये आपके इधर चलते हैं, इधर से आपको चलते हैं, ठीक है। लेकिन मेन लाइन पे वही व्हीकल चलते हैं जिनकी लंबी दूरी तय करनी होती है, ठीक है। नोट का पॉइंट भी आपको पता चल गया है, नोट का पॉइंट भी आपको पता चल गया है ना। ओके, आप नोट्स मत बनाना, केवल इसी से रिवीजन कर लेना, क्वेश्चन भी साथ में करवा देंगे, और ई बुक से क्वेश्चन पढ़ ले लगा लेना, और टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगा लेना। नोट्स मत बनाओ, केवल आप सुनते जाओ मेरी बातों को, चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अच्छा, एक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड, एक टॉपिक ही है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड। अर्बन रोड क्या होती है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से बताइए कि अर्बन रोड क्या होती है। अर्बन रोड वो होती है जो अर्बन एरिया में बनाई जाती है। अर्बन रोड क्या होती है, ऐसी रोड होती है जो अर्बन एरिया के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। और अर्बन एरिया के अंदर जब बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं वो कनेक्ट कर लेती है। एक शहरी क्षेत्र के भीतर एक सड़क जो शहर या कस्बे के भीतर होती है, अर्बन रोड कहलाती है, ठीक है। शहर के अंदर बनने वाली रोड अब कितने टाइप की होती है सर, ये आपके टाइप की होती है सर, ये 5 टाइप की होती है। आर्टेरियल रोड होता है, सब आर्टेरियल रोड होता है, कलेक्टर स्ट्रीट्स होता है, लोकल स्ट्रीट्स। केवल आप नाम ध्यान में रखिए कि अर्बन रोड वो रोड होती है जो अर्बन एरिया में बनाई जाती है, आर्टेरियल रोड, सब आर्टेरियल रोड, कलेक्टर स्ट्रीट और लोकल स्ट्रीट। नाम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेना एग्जाम सिलेक्शन होने के बाद, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है नाम आपके लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रोड के पैटर्न कौन कौन से थे, टू दी पॉइंट चलेंगे गाइज, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हाईवे का फुल गारंटी मेरी है। अब हम बात करेंगे रोड पैटर्न के। रोड पैटर्न में आपके कौन कौन से पैटर्न थे, ये आपके 5 पैटर्न में रोड बनी थी, 5 पैटर्न में रोड बनी थी। इन पैटर्न को जान लेते हैं।
जैसे अभी आपने पढ़ा था कि नागपुर रोड प्लान में, बॉम्बे रोड प्लान में और आपके लखनऊ रोड प्लान में कौन से प्लान थे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न थे। क्या थे, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न थे। तो उसी तरीके से बहुत सारे पैटर्न हैं। पहला आपका है ब्लॉक पैटर्न, क्या है, रेक्टेंगुलर या फिर ब्लॉक पैटर्न। जो चंडीगढ़ का रोड पैटर्न है, आप जब कभी चंडीगढ़ जाना तो वहाँ का जो पैटर्न आप देखेंगे वो रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न है। फिर दूसरा आपका आता है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। तीसरा आता है स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। तो स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न ये कहाँ बनाया गया है, इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है दिल्ली में, दिल्ली के कैनाट प्लेस में। एमपी सब इंजीनियर 2020 में क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के कैनाट प्लेस में किस पैटर्न की रोड बनी है। तो भैया ये बनी है आपकी स्टार एंड सर्कुलर, स्टार एंड सर्कुलर। अब फिर अगर पूछता है कि नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ रोड प्लान किस में बनी है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में बनी है। ठीक है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में। और आप एक होता है रोड पैटर्न हेक्सागोनल रोड पैटर्न। देखिए मैं इसमें क्या बता देता हूँ आपको, केवल ये 3 इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 नाम सबके इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल कि भैया ब्लॉक पैटर्न में कौन सी रोड बनी है, चंडीगढ़ रोड पैटर्न। स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न में दिल्ली कैनाट प्लेसेस। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ रोड प्लान, है ना। ये तीनों बने हुए हैं, तीनों बने हुए हैं। अच्छा इनके फोटो आपको देखना है। जनरली जो आपका हेक्सागोनल होता है ना, इंडिया में नहीं बनाया जाता, इंडिया में बनाने के लिए कोई परमिशन नहीं है ना। पब्लिक प्लेसेस में आप इसको नहीं बना सकते हेक्सागोनल पैटर्न को। डायग्राम देखना तो डायग्राम देख लीजिए। ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक पैटर्न है, ये आपका रेडियल पैटर्न है, ये रेडियल और सर्कुलर पैटर्न है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न है, ये आपका हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है, ये आपको कुछ यहाँ पर इमेजेस आपको दिख रही होंगी, इमेजेस दिख रही होंगी, इनको आप देख सकते हैं, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है कि भैया जब हम रोड बनाते हैं तो कौन कौन से सर्वे करना पड़ता है, कौन कौन से सर्वे करने के बाद हम डिसाइड कर पाते हैं रोड बनाने के लिए। तो ये आपका क्या है, ये सर्वे का आर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफएससी में कई बार पूछा था इसको कि इंजीनियरिंग सर्वे टू डिसाइड लोकेटिंग ऑफ हाईवे। पहला अपन करते हैं मैप स्टडी, दूसरा करते हैं रिकोनेम सर्वे, है ना, फिर रिके सर्वे बोलते हैं, आल्सो नोन एज रिके सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे और डिटेल्ड सर्वे। ये 4 टाइप के सर्वे होते हैं जब अपन हाईवे का निर्माण करते तो किए जाते हैं। मैप सर्वे, रिकोनेम सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे एंड डिटेल्ड सर्वे। तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता दूंगा, बाकी की चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी मिलेंगी। ठीक है, लिखी हुई मिलेंगी, बट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। जब अपन मैप स्टडी करते हैं, क्या करते हैं, मैप स्टडी करते हैं, तो जब मैप स्टडी आप करेंगे तो किन किन पॉइंट का ध्यान में रखेंगे। मान के चलो आपको रोड बनानी है, लेट सपोज ऐसी कोई रोड बनानी है जो इंदौर से भोपाल को कनेक्ट करे, इंदौर से भोपाल को कनेक्ट करने वाली रोड बनानी है। तो आप क्या करें, क्या रास्ते से पैदल चलते हुए जाएंगे, नहीं। सबसे पहले क्या करना है, इसका मैप लेना है और मैप का स्टडी करना है। मैप लेना है और मैप को स्टडी करना है, इनके सारे टोपोग्राफिकल पॉइंट पता करने हैं। अब बोलेंगे सर टोपोग्राफिकल पॉइंट क्या होते हैं। टोपोग्राफिकल पॉइंट वही होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल हो सकता है, दूसरा नेचुरल हो सकता है। अब आर्टिफिशियल में क्या आएगा पता है, आर्टिफिशियल में जो इंसान ने बनाया है, नेचुरल में जो प्रकृति ने बनाया है। जैसे मान लो इंसान ने क्या बनाया है, स्कूल बनाए है, कॉलेजेस बनाए, हॉस्पिटल बनाए, जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आर्टिफिशियल होंगे। पॉन्ड है, तालाब है, पेड़ पौधे, वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे। तो जितने भी टोपोग्राफिकल पॉइंट होते हैं, आप क्या करेंगे, अपने रूम में बैठेंगे टेबल पे और आपने एक मैप लेंगे और इस मैप पे जितने भी टोपोग्राफिकल पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में या फिर घूम के जैसा भी है, इंदौर से लेके भोपाल तक के, इन चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से डिटेल में देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। कहाँ वैली है, कहाँ पॉन्ड है, कहाँ लेक है, सारी चीज़ें आप पता कर लेंगे, कहाँ ब्रिज की साइट है, एवरीथिंग घर पे बैठ के। ये आपका होता है मैप स्टडी में टोपोग्राफिकल। दूसरा होता है रिकोनेम सर्वे। रिकोनेम सर्वे कहता है कि आपने जो मैप स्टडी में काम किया है, क्या एक्चुअल में वो ग्राउंड पे एग्जिस्ट करता है, जो आपने पिक्चर में देखा है, मतलब मैप में देखा है, वो क्या आपका, वो क्या मतलब सॉरी, वो आपका क्या फील्ड में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ये पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है, रिकोनेम सर्वे। तो रिकोनेम सर्वे में अपन ये करते हैं कि अपन जाते हैं फील्ड में, है ना, अपना सूट बूट लगाएंगे, ऑफिस से निकलेंगे, जाएंगे इस फील्ड में, और इस फील्ड में हम जाके देखेंगे कि जो मैंने मैप में देखा था एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कई बार चीज़ें नहीं होती, सूख गई, मान लो कोई पेड़ था
10 साल पहले मैप बना था सूख गया होगा, है ना, कोई तालाब तालाब अब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अपन जाके देखेंगे कहाँ, ये आपका आता है रिकोनेम सर्वे में। जब अपन स्टडी करते हैं मैप का, मैप स्टडी में आता है, जब अपन फील्ड में जाते हैं आपका आता है रिकोनेम सर्वे में। और इसके अलावा मान लो इसमें 2-3 चीज़ें और देखी जाती है। मान लो ए और बी पॉइंट के बीच आपको रोड बनानी है, तो इसमें हमें ध्यान दिया जाता है कि कहाँ से रोड लेके जाना, क्या स्ट्रेट रोड जाएगी, क्या इस तरीके घूम के जाएगी, क्या इस तरीके से घूम के जाएगी, यानी पॉसिबल अलाइनमेंट के बारे में देखते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जहाँ से हम रोड बना सकते हैं। हो सकता है इधर से लेके जाए तो मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है ना इसमें, ऑपरेशन मेंटेनेंस और आपका कंस्ट्रक्शन, तीनों चीज़ों को देखा जाता है ना। क्योंकि जब हम फाइनली रोड बनाएंगे तो हमारा मकसद है कि पैसा भी तो कम लगना चाहिए और यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हमें देखना होगा अलाइनमेंट के बारे में। तो हम देख लेते हैं पॉसिबल अलाइनमेंट कौन कौन से, जस्ट इसको देख के आते हैं कि अच्छे 3 तरीके हैं जहाँ से हम रोड बना सकते हैं। तो मैप स्टडी में केवल टोपोग्राफिकल पॉइंट करते हैं, रिकोनेम सर्वे में आप जाते हैं फील्ड में और चेकआउट करते हैं और साथ के साथ में पॉसिबल अलाइनमेंट के बारे में जानते हैं। तीसरा आता है आपका प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे में अपन क्या करते हैं कि जो आपने अलाइनमेंट आप देख के आए थे ना, ठीक है, फील्ड से, उनमें से जो बेस्ट अलाइनमेंट होता है जिसमें कम खर्चे भी लगे, प्रॉपर कनेक्टिविटी भी बने, उस अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट सपोज आपने इस वाले अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर लिया, बीच वाले अलाइनमेंट को। अब क्या करेंगे, इस अलाइनमेंट को सेलेक्ट करने के बाद इस अलाइनमेंट के बारे में पूरी टोपोग्राफिकल नॉलेज लेंगे, टोपोग्राफिकल नॉलेज डिटेल के अंदर लेंगे फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा इसका देखेंगे सॉइल का, कि इसमें जो सॉइल है, सॉइल की लेयर्स वगैरह हैं, इसके बारे में देखेंगे। सॉइल के एक्चुअली आपको पता है कि जब रोड बनाते हैं तो रोड के जो आपका ये ज़मीन होता है, इसका 1.5 से लेकर के 3 मीटर तक, 1.5 से लेकर के 3 मीटर इंपॉर्टेंट है, 1.5 से लेकर के 3 मीटर तक सॉइल की स्ट्रेटा का स्टडी किया जाता है ना। आप में से जो रोड कंस्ट्रक्शन में काम किए हो तो पता होगा, 1.5 मीटर से लेकर के 3 मीटर तक जो रोड की जो ज़मीन की लेयर होती है ना, उनकी स्ट्रेटा का स्टडी किया जाता है। ये आपका आता है प्रिलिमिनरी सर्वे में। यहाँ से भी सब इंजीनियर में क्वेश्चन बना था कि सॉइल के बारे में कब स्टडी करते हैं, किस सर्वे में करते हैं, तो प्रिलिमिनरी सर्वे में करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये बनेगा इस बार कि फाइनल अलाइनमेंट कब सेलेक्ट करते हैं, प्रिलिमिनरी में करते हैं। अब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो अब आपका आता है डिटेल्ड सर्वे, है ना। फाइनल लोकेशन भी बोलते हैं इसको, फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। इसमें क्या करेंगे, आपने सेलेक्ट कर लिया कि ए से बी तक का अलाइनमेंट है। अब इस अलाइनमेंट को प्रॉपर हम ड्रा करेंगे, है ना, अलाइनमेंट को प्रॉपर ड्रा करेंगे। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट एक सेंट्रल लाइन होती है, हाईवे की क्या होती है, सेंट्रल लाइन होती है जिससे हाईवे बनाई जाती है, तो जो आपने अलाइनमेंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन ड्रा करेंगे। ए से बी के बीच में सेंट्रल लाइन ड्रा कर देंगे और इसके बाद प्रॉपर एस्टिमेशन करेंगे कितना खर्चा लाएगा, एवरीथिंग, मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ना इसमें। इनफैक्ट हम कह सकते हैं प्लान बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर ड्राइंग बनाएंगे। ये कहाँ होता है, ये आपका होता है डिटेल्ड सर्वे में। कहाँ होता है, डिटेल्ड सर्वे में। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। मैप स्टडी में टोपोग्राफिकल पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, रिकोनेम सर्वे में फील्ड में जाते हैं एंड अलाइनमेंट देखते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे में उस अलाइनमेंट को फाइनल करते हैं, अलाइनमेंट फाइनल करने के बाद सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं और डिटेल्ड सर्वे के अंतर्गत प्लान बनाते हैं, सेक्शन बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, प्रॉपर उसका अर्थवर्क वगैरह कैलकुलेशन करते हैं, सेंटर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये आपके चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या काम करते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ है, आप इसको आप एक बार जब रिवीजन करना PDF है तो वो पढ़ लेना है आप। जो मैंने बातें बोली सारी बातें इसमें टाइप हैं, ओके। तो ये वाला टॉपिक आपका कवर होता है कौन सा, कि जब कोई रोड बनाते हैं, जब कोई हाईवे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कौन कौन से इंजीनियरिंग सर्वे होते हैं उनके बारे में। फिर अगला टॉपिक आता है अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस चैप्टर से जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कोई नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम है मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का और यहाँ कुछ भी अटपटी चीज़ें पूछ लेता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला कि रोड का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। एक होता है मेटल रोड, दूसरा होता है अनमेटल रोड।
ठीक है। मेटल रोड, दूसरा होता है अनमेटल रोड। मान लो जो मिट्टी की बनी हुई रोड है, मिट्टी की बनी हुई रोड होती है, दैट इज नोन एज अर्दन रोड, जिसमें क्या होता है कि प्रॉपर ड्रेन आउट नहीं हो पाता पानी, ठीक है, तो बरसात में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, कीचड़ हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अनमेटल रोड। मेटल रोड जो बिटुमिन की बनी हुई है, जो कंक्रीट की बनी हुई है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेटल रोड बोलते हैं। मतलब वेदर को जो प्रॉपर रजिस्ट कर पाए, एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जो वेदर को प्रॉपर रजिस्ट कर पाती है, वेदर का इफेक्ट नहीं होता, वो आपका मेटल रोड होती है, जिसमें वेदर का इफेक्ट होता है अनमेटल रोड होती है। तो ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। ये लिखा हुआ है ना कि दीज रोड आर द नॉर्मल रोड मोस्टली मेड अप द मड, वही चीज़ लिखी हुई जो मैंने बोल दिया, ठीक है, मेटल रोड एंड अनमेटल रोड के बारे में। तीसरा आपका है कि एक बोर्ड है आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड। हाईवे रिसर्च बोर्ड ने सॉइल को क्लासीफाई किया है, सॉइल को क्लासीफाई किया है। तो एक क्वेश्चन बना था आपके सब इंजीनियर एग्जाम में कि हाईवे रिसर्च बोर्ड ने सॉइल को कितने टाइप से क्लासीफाई किया है। आपको ध्यान में रखना 7 टाइप से। कितने टाइप से, 7 टाइप से क्लासीफाई किया है। किस बेसिस पे किया है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। अभी नाम याद रख लीजिए, आपकी जब सॉइल की क्लास लूँगा ना, वहाँ प्रॉपर डिफाइन करूँगा। हाईवे रिसर्च बोर्ड ने सॉइल को क्लासीफाई किया है 7 ग्रुप में, है ना, 7 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया है। किस बेसिस पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर। इसका नाम कैसे रखा गया है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7, इस तरीके से नामकरण होता है, इस तरीके से नामकरण है, तो ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनमें से जो ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप बने, A1, A2, A3, A4, तो A1 से लेकर के A1, A2 और आपका A3, इसमें जो आती है ग्रैनुलर सॉइल। कौन होती है, ग्रैनुलर, जस्ट मिनट, ग्रैनुलर सॉइल आती है A1, A2 और A3, और A4, A5, A6 और A7, इसमें जो सॉइल आती है आपकी आती है फाइन ग्रेन्ड एंड सिल्टी सॉइल, फाइन ग्रेन्ड एंड सिल्टी सॉइल। तो इम्पोर्टेंट है, A1, A2, A3 में जो सॉइल आती है ग्रैनुलर सॉइल होती है, और A4, A5 और A6 में जो सॉइल आती है ये आपकी होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल या फिर सिल्टी क्ले सॉइल बोलते हैं। तो अब देखिए, व्यापम का एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब पहली बार पूछ लिया कि हाईवे रिसर्च बोर्ड ने कितने टाइप सॉइल को क्लासीफाई किया, 7 तरीके से। अब दूसरी बार क्वेश्चन पूछेगा, जो 7 तरीके हैं उनमें से आप ये बता दो कि कौन से ग्रुप हैं, है ना, 4 ऑप्शन दे देगा, कौन से ग्रुप हैं जिनमें सॉइल को क्लासीफाई किया गया है फिल्ट क्ले सॉइल, फिल्ट क्ले सॉइल। तो A4, A5 और A6, और ग्रैनुलर सॉइल में A1, A2 और A3। तो नोट का दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला, ठीक है। और कुछ आपके पॉइंट हैं और इसको देख लीजिए। पहला वो वाला टॉपिक क्या था, अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये वाला टॉपिक है नोट के। तो नोट के पॉइंट है जिनको आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। अपने इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम बता दो। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे का नाम क्या है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है। सबसे छोटी नेशनल हाईवे क्या है इंडिया के अंदर, नेशनल हाईवे 47A, नेशनल हाईवे 47A इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कब से स्टार्ट हुई थी, 2000 से, है ना, PMGFY, बहुत से लोग इसमें जॉब भी कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 2000 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एक ये है NHAI, जिसका काम होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका काम होता है नेशनल हाईवे जो बनते हैं उनका डेवलपमेंट, उनका कंस्ट्रक्शन, उनका पूरा मतलब जितना भी काम होता है वो कौन देखता है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ये आपका फोर्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन ये है कि अपने पूरे इंडिया के अंदर अप्रॉक्सीमेट नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है, अप्रॉक्सीमेट नेशनल हाईवे की लेंथ कितनी है। तो ये डेटा है वो 2019 के अकॉर्डिंग, आपको देखना होगा तो 2022 के अकॉर्डिंग एक बार आप चेकआउट कर लेना, ठीक है।
1,42,126 किलोमीटर आप 2022 के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है, ये डेट आप चेंज कर लेना। सबसे पुरानी रोड है ना, एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी रोड कौन थी? ग्रांड ट्रंक रोड। कौन बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। एशिया की सबसे पुरानी रोड है ये। इसका सन भी इम्पोर्टेंट है, 1540 से 1545 एडी के बीच रोड बनवाई गई थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक थी? ये लाहौर से दिल्ली तक थी, लाहौर से दिल्ली तक थी, और इसकी लेंथ क्या थी? 2400 किलोमीटर। कितनी थी? 2400 किलोमीटर। तो एशिया के अंदर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रोड कौन सी थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, GTR शॉर्टकट में याद रखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड। GTR किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक थी? लाहौर से दिल्ली तक थी। कितनी लेंथ है? 2400 किलोमीटर। कब बने थे? 1540 से 1545 एडी के बीच। तो गाइस जो पहला वाला चैप्टर था, इस पहले वाले चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट थे और उनमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब कर दी है आपको। अब हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना होगा। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको प्रॉपरली आपको जवाब देना होगा। ठीक है, और मैं फटाफट इन क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला वाला क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रोड विद इन अ सिटी आर टाउन। ऐसी रोड का नाम बताओ जो किसी सिटी के अंदर या फिर किसी टाउन के अंदर बनी होती है। वो क्या होती है? आपकी अर्बन रोड। कितने टाइप की होती है? मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, याद होगा ना। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। व्हाट आर द पर्टिकुलरली प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ अर्बन रोड। अर्बन रोड के केस में पर्टिकुलरली क्या प्रोवाइड करते हैं? फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्रेस वे प्रोवाइड करते हैं, हाईवे प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं? 30 सेकंड का टाइम लीजिएगा और इसका आंसर फटाफट करिएगा। क्या प्रोवाइड करते हैं? अर्बन रोड कौन सी रोड होती है? अर्बन रोड वो रोड होती है जो किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बनाई जाती है, जो किसी पर्टिकुलर शहर के अंदर बनाई जाती है। तो उनमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? देखो, एक्सप्रेस वे नहीं, कैरिज वे तो वो क्या होता है? देखो, ये रोड होती है ना, ज्योमेट्री डिजाइन में बताऊंगा मैं आपको अच्छे से। ये आपका जो जितने भी वाहन चलते हैं, जितने भी व्हीकल चलता है, ये क्या होता है? आपका कैरिज वे होता है। ठीक है, हाईवे क्या होती है? हाई प्लस वे, ये आपका हाईवे होता है। जो फुटपाथ होता है ना, पूरा तो हाईवे तो ही होता है। हाईवे क्या है? रोड ही है। तो जो प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है? फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फुटपाथ। और हाईवे क्या है? कंप्लीट पेमेंट तो आपका हाईवे ही होता है ना, हाईवे होता है। फुटपाथ क्या होता है? जो साइड प्रोवाइड किया जाता है पेडेस्ट्रियन के चलने के लिए, वो क्या होता है? फुटपाथ। तो दूसरे का पहला वाला आंसर हो जाएगा। इन इंडिया द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू रोड्स फॉर व्हाट पर्पज। इंडिया के अंदर रोड को पहला प्रेफरेंस क्या देते हैं? ये देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके लिए होता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। द लॉन्गेस्ट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम। सबसे लंबी रोड किस टाइम पे बनाई गई थी? शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है, कहाँ से बनवाई थी? लाहौर से दिल्ली तक बनवाई थी। ये चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की थी। तो जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से ही होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आपके। ठीक है, विच टाइप ऑफ रोड वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1540 से 1545 एडी। वही आपका है GTR, ग्रैंड ट्रंक रोड, लाहौर से दिल्ली तक, है ना। द द बोर्ड वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1960। 1960 में कौन सा बोर्ड बना था? तो अभी मैंने आपको बताया था इस टेबल में। चलते हैं इस टेबल के अंदर, मैंने आपको प्रॉपर डिस्क्राइब किया था। 1960 में आपका बना था BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर वाला, है ना, ईयर को ध्यान में रखिएगा। 1960 में क्या बना था? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस, ऑफ रोड व्हीकल इज 2.25 मीटर। अच्छा, यहाँ पर जो बात की गई है ना,
ये आपका है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट ये कब आया था आपका? 1939 में आया था। इसके जो रूल्स हैं कि कितने लेंथ होने चाहिए, कितनी विड्थ होनी चाहिए, कितनी आपकी व्हीकल की हाइट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं ये हम डिस्कस करते हैं जनरली ज्योमेट्री डिजाइन में। बट यहाँ बना हुआ है तो देख लेते हैं। जो विड्थ रखी जाती है 2.44 मीटर मैक्सिमम विड्थ होती है। तो यहाँ पर 2.25 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? मैक्सिमम विड्थ। क्या होगा? ये मैक्सिमम विड्थ होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम विड्थ होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सब जो डेटा है ना इंडियन रोड कांग्रेस के डेटा हैं, ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस के डेटा हैं। तो मैक्सिमम विड्थ के बारे में क्वेश्चन है। बाकी की चीज़ें तो ज्योमेट्री डिजाइन में हम देख लेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज सेटअप 1930? 1930 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? 1930 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रोड ऑर्गेनाइजेशन, टाउन रोड और अर्बन रोड। कौन सा बना था भैया? बताइए। 1930 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? यदि आप क्लास को प्रॉपर देखे होंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। बताइए क्या होगा? 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए, बताइए। नाइनटीन 30 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था? सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, इसको बताइए। विच रोड पैटर्न वाज एज्यूम्ड टू प्रिपेयर द फार्मूला ऑफ नागपुर रोड प्लान? नागपुर रोड प्लान किस तरीके के पैटर्न को अडॉप्ट किया था जब रोड बने थे? किस तरीके के पैटर्न को अडॉप्ट किया था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, है ना, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जो आपका रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न था वो चंडीगढ़ रोड प्लान में था, चंडीगढ़ रोड प्लान में था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आपका चाहे नागपुर का पूछे, चाहे बॉम्बे का पूछे, चाहे लखनऊ का पूछे, तीनों का क्या था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। अकॉर्डिंग टू हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB, सॉइल को क्लासीफाई किया गया है किस तरीके से? इसमें ऑप्शन है 7 तरीके से, शायद डी नंबर होगा। 7 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। जस्ट आउट मैं चेक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसमें टाइप नहीं है, ओके 7 ही था। ऑप्शन नंबर डी में क्या था? 7। तो 7 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, A1 से लेकर के A7 तक। डिटेलिंग मैंने आपको पहले ही दे दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनमेटल्ड रोड? अनमेटल्ड रोड वो रोड होती है जिसमें वेदर का इफेक्ट होता है, ठीक है। अर्दन रोड होती है आपकी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। क्योंकि जो CCR होता है, सीमेंट कंक्रीट रोड, बिटुमिनस रोड और वाटर बाउंड मैकेडम रोड, ये आपके मेटल रोड में आते हैं। किस में आते हैं? मेटल रोड में आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान टारगेट रोड लेंथ? ये सारे के सारे क्वेश्चन सब इंजीनियर के हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड प्लान टारगेट रोड लेंथ वाज 15 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया? देखो किस रोड प्लान के अंतर्गत ये कहा कि 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 16 किलोमीटर रोड प्लान बनाने का टारगेट रखा गया था 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर। ये आपका था नागपुर रोड प्लान में। बॉम्बे रोड प्लान में अलग था, लखनऊ रोड प्लान में अलग था, चेन्नई रोड प्लान कोई प्लान ही नहीं था, ठीक है। 16, 32 और 82 था। फॉर अ हाईवे प्रोजेक्ट प्रिलिमिनरी सर्वे इज डन। जो प्रिलिमिनरी सर्वे होते हैं उसमें क्या स्टडी करते हैं? 4 टाइप के सर्वे बताया था, मैप सर्वे, रिकॉनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल्ड सर्वे, है ना। उसके डिटेल्ड सर्वे को फाइनल लोकेशन सर्वे भी कहते हैं कई बार। तो प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, डिजाइन डिटेल्स ऑफ एम्बैंकमेंट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, टोपोग्राफिकल डिटेल एंड सॉइल सर्वे। तो मैंने बताया था कि प्रिलिमिनरी सर्वे में एक तो हम अलाइनमेंट को फिक्स करते हैं, दूसरा जो अलाइनमेंट आपने पता कर लिया कि A से B के बीच ये अलाइनमेंट है तो उसके टोपोग्राफिकल डिटेल प्रॉपर लेंगे, सॉइल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द सेकंड 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान क्या होता है आपका? बॉम्बे रोड प्लान। फर्स्ट वाला नागपुर, तीसरा वाला क्या होगा? थर्ड 20 ईयर रोड प्लान लखनऊ रोड प्लान। इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
कि 1943 पे 1951, 1953, फिर 1961, फिर 1981, 1981 फिर 2001, ये इम्पोर्टेंट है। रोड नेटवर्क आप ये 2020 का क्वेश्चन है ना, सब इंजीनियर 2020 वाला है वाला, ठीक है। और इसमें 2020 के क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ऊपर वाला जो 13 नंबर क्वेश्चन था, हाँ मैं ये बता देता हूँ आपको 2020 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखो ऊपर के जो है ना, ऊपर के 17, 18, 16 वाले थे। 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और 2020 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि रोड नेटवर्क आप कैनट प्लेस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो रोड नेटवर्क बनाया गया है वो किस पैटर्न में रखा गया है? तो मैंने आपको बताया था रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न, रेडियल एंड सर्कुलर पैटर्न। तो देखिए पहले वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं। तो पहला वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जस्ट मिनट, ये टेबल मैंने बताई थी अभी आपको, ठीक है, ये वाला स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन पहला वाला आपसे आ जाए या फिर तीसरा ये वाला पूछ दे। तो पहला वाला चैप्टर जो था, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट एंड सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं करता हूँ, पहला वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप क्या करिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन लगा लीजिए, और हम स्टार्ट करें अगले चैप्टर में ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे। अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट आता है आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो हमें क्या करिएगा, 9340888429 पे आप व्हाट्सअप करके अपने डाउट क्लियर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।